नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के बारे में। अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो क्या थे कि अल्फा रिसेप्टर हमारे पास दो थे, अल्फा 1 और अल्फा 2। बीटा में क्या थे हमारे बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 रिसेप्टर। ठीक है। तो बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की बात करें तो हम चार क्लास में डिवाइड करते हैं इन्हें। जैसे मेन अगर हम इसको तीन में भी डिवाइड कर सकते हैं, कहीं कहीं आपको चार में भी डिवाइड मिलेगी। तीन में कैसे डिवाइड करेंगे, चार तो मैंने आपको सामने रख रखी है, देखो। अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, नॉन सेलेक्टिव फर्स्ट जनरेशन, बीटा 1 सेलेक्टिव सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन में क्या कौन कौन सी है, नॉन सेलेक्टिव एंड बीटा 1 सेलेक्टिव। अब ये नॉन सेलेक्टिव क्या होती है, नॉन सेलेक्टिव का मतलब है ये आपका फर्स्ट जनरेशन। अगर नॉन सेलेक्टिव की बात करें तो ये क्या है कि तीनों रिसेप्टर्स को इनहिबिट करती है, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3, तीनों रिसेप्टर्स को इनहिबिट करती है। ठीक है। सेकंड जनरेशन आपको हाईलाइट हुई है कि जो बीटा 1 सेलेक्टिव है वो क्या करेंगे, सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर को इनहिबिट करते हैं। और बीटा 1 सेलेक्टिव जो हम सेकंड जनरेशन की बात कर रहे हैं वो क्या है, कार्डियो सेलेक्टिव होती है, क्योंकि हमारे बीटा रिसेप्टर जो हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं वो कंसंट्रेशन होती है वहाँ, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो मेन रोल हम बीटा रिसेप्टर का ही होता है। अगर हम इसके ड्रग्स की बात करें तो ये हमारे पास नेडोलोल, पेनबिटोलोल, पिंडोलोल, टिमोलोल, सोटालोल, लिवोब्यूनोलोल, मेटिप्रेनोलोल, ये हमारी ड्रग्स क्या है, नॉन सेलेक्टिव फर्स्ट जनरेशन। अगर हम बात करें बीटा 1 सेलेक्टिव की, देखो मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, सभी ड्रग्स के पीछे लोल एक आप हाईलाइट कर सकते हो, जैसे कि सभी ड्रग्स के पीछे लोल लगा हुआ है, आप देख सकते हो। फिर बात करेंगे हम बीटा 1 सेलेक्टिव की, तो एसिब्यूटोलोल, एटिनोलोल, एस्मोलोल, मेटाप्रोलोल, ये क्या है, कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग्स है हमारी। नॉन सेलेक्टिव में अगर बात करें, हम थर्ड जनरेशन की बात करें, इसमें आती है हमारे कार्टियोलोल, कार्वेडिलोल, ब्यूसिनडोलोल, लेविटोलोल। अब ये हमारी जो ड्रग होती है थर्ड जनरेशन की जो नॉन सेलेक्टिव है, इसमें एक स्पेसिफिक चीज है, ये स्पेशल है कैसे कि अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर्स पर एक्ट करती है, इनको इनहिबिट करने का काम करती है। ठीक है। फिर थर्ड जनरेशन में जो बीटा 1 सेलेक्टिव है, ये तो आपको पता चल ही रहा है कि सिर्फ बीटा 1 को ही इनहिबिट करेंगे, जैसे कि बेटॉक्सोलोल, सेलिप्रोलोल, नेबिवोलोल। ठीक है, ये हमारे पास ड्रग है जो थर्ड जनरेशन बीटा 1 सेलेक्टिव है। अब क्या करते हैं कि ये बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, हम ये क्यों यूज करते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस हमारी जिंदगी के अंदर। देखो, जितनी भी हमारी हार्ट की डिजीज है, हाइपरटेंसिव हाइपरटेंशन से जो रिलेटेड डिजीज हमारी, वो सारी की सारी बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो ड्रग्स है हमारी, वो एक मेजर रोल प्ले करती है। अब इसकी सिग्निफिकेंस हम यहाँ देख लो, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में काम आती है, इस्केमिया हार्ट डिजीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अरिथमिया और बहुत सारी डिजीज जो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा, जिसके ट्रीटमेंट में हमारी बीटा ब्लॉकर्स काम आती है। अब बीटा ब्लॉकर्स है, ये कैसे एक्ट करती है हमारे हार्ट पर, कैसे एक्ट करेगी, कैसे हमारे हाइपरटेंसिव सिस्टम पे एक्ट करेगी, ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ। अब अगर हम हार्ट की बात करें, देखो हार्ट में क्या, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या होता है कि जो हमारे बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं वो एक्ट करेंगे, तो क्या करते हैं, हमारे बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। अब बीटा रिसेप्टर ब्लॉक होता है तो हमारे हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये देखो, जो हमारा हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाता है, हमारी जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो भी डिक्रीज होगी, और कार्डियक आउटपुट, ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, ये डिक्रीज कर देता है, ना कि लॉन्ग टर्म। यानी कि एक लिमिटेड टाइम के लिए हमारे जो कार्डियक आउटपुट है उसको डिक्रीज कर देता है। कार्डियक आउटपुट यानी कि मतलब जितनी हमारी वॉल्यूम हार्ट पंप आउट कर रहा है उसको डिक्रीज कर देता है। ठीक है। जो ए बी नोड पर हमारा रिफ्रैक्टरी पीरियड है उसको इंक्रीज कर देगा। फिर स्लो आर्टेरियल एंड ए बी नोड कंडक्शन, जो हमारी कंडक्शन है उसको स्लो कर देगा। अभी कंडक्शन किस में होती है, एरिथमिया में। जब हमें एरिथमिया होता है तो क्या होता है, हमारी कंडक्शन जो है वो इरेगुलर होती है। फिर एक कंडीशन होती है हमारे पास हार्ट में जिसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे हम नाम देते हैं CAD, जो हार्ट की एक डिजीज है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, दे रिड्यूसेस द मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बाय डिक्रीजिंग द हार्ट रेट, सिस्टोलिक प्रेशर एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी।
अब मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में क्या होता है कि हमारे जो ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, मायोकार्डियल की कंडीशन में हमारी ऑक्सीजन की डिमांड को डिक्रीज कर देते हैं। कैसे करते हैं, हमारी हार्ट रेट को डिक्रीज करके, सिस्टोलिक प्रेशर को डिक्रीज करके और हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करके। मैंने बताया कि जैसे ये देखो, मैंने ऊपर ही बताया है कि हमारा मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, उसको डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट क्या है जो बीटा ब्लॉकर्स का। अगर हम बात करें एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी की, तो ये क्या होता है कि जो नॉर्मोटेंसिव पेशेंट में क्या होता है कि कोई इफेक्ट नहीं शो करता। ये नॉर्मोटेंसिव पेशेंट है, जैसे कि हमारी उसकी हार्ट रेट क्या है, नॉर्मल है, उसको ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता ये। लेकिन हाइपरटेंसिव जो पेशेंट होते हैं, कंडीशन जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, उनको हेल्प करता है। कैसे, उनका ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है। साथ ही साथ क्या करता है, जैसे कि हमारे जस्टाग्लोमेरुलर सेल होते हैं, ये क्या है, हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये हमारे एफेरेंट आर्टरी है, ये हमारे इफेरेंट आर्टरी है। एक आर्टरी जो हमारा ब्लड लेके आती है, एक जो हमारा ब्लड लेके जाती है। इसमें क्या होता है कि हमारा जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं। अब जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स के ऊपर जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, उनको इनिबिट करने का काम करती है। अगर वो इनिबिट होते हैं तो क्या करते हैं, रेनिन के रिलीज को कम कर देते हैं या उसके रिलीज को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, साथ ही साथ और क्या होता है कि जो हमारा प्री सिनेप्टिक बीटा 2 रिसेप्टर होता है, ये क्या है, हमारा नर्व एंडिंग, ठीक है, न्यूरॉन है। इस पे क्या होता है, प्री प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ। देखो ये हमारा आगे क्या होता था कि हमारे जो कैटाकोलामीन है या फिर एसिटाइल कोलिन है, वो यहाँ से रिलीज होके यहाँ रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता था, प्लस यहाँ प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर के ऊपर भी बाइंड करता था। अब ये क्या करता है कि प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर बीटा 2 रिसेप्टर है, वह समझो, प्री सिनेप्टिक बीटा 2 रिसेप्टर है, वो क्या करता था, नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज को इंक्रीज करता था। अब क्या हुआ, हमने बीटा ब्लॉकर्स को इंट्रोड्यूस किया। अब बीटा ब्लॉकर्स को हमने इंट्रोड्यूस किया तो क्या हुआ, नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज डिक्रीज हो गया हमारा, ये कम हो जाता है, जिसके कारण क्या हुआ, एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट शो करेगा ये। ठीक है, फिर हमारा आता है पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, इसको भी डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज कब करता है, जब हम लॉन्ग टर्म यूज करते हैं हम बीटा ब्लॉकर्स का। हमारे बीटा ब्लॉकर ड्रग्स जो है, जो हम अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करें, लंबे समय के लिए अगर उन्हें कंज्यूम करते हैं, तो हमारा पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम एडिशनल वैसोडाइलेटर इफेक्ट्स। अब वैसोडाइलेशन कैसे करता है, देखो, जब वैसोडाइलेशन क्या होता है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है, उसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाता है। डायमीटर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, जो हमारा ब्लड फ्लो है, जो उसका प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। कम होने के कारण क्या हुआ, एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन शो करेगा। अब ये एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन शो कैसे करता है, बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं क्या करते हैं, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन कोज करते हैं। पेरिफेरल वैसोडाइलेशन कैसे कोज करेंगे, इसके कुछ मैकेनिज्म्स है टोटल, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन करता है। पार्शियल एक्टिवेशन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर, हमारे जो बीटा 2 रिसेप्टर है वो कम्प्लीटली एक्टिवेट नहीं होते बल्कि पार्शियली एक्टिवेट करते हैं, जिसके कारण एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन शो करता है। ब्लॉकेड ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर, जो अल्फा 1 रिसेप्टर है, जो वैसो कंस्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण क्या होगी, वैसो डायलेशन होगी। ठीक है, कैल्शियम की एंट्री को इनिबिट कर देता है, पोटेशियम चैनल्स को ओपन कर देता है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है। ये सब मैकेनिज्म है वो क्या करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन या फिर अफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर ये क्या इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि हमारी ड्रग्स है जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, प्रोप्रानोलोल। अब वो क्या करती है कि हमारे बीटा 2 रिसेप्टर को इनिबिट करती है इन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। हमारे ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को क्या करती है, बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है। लेकिन हमारे पास कुछ पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि अस्थमा और सीओपीडी के जो पेशेंट होते हैं, सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इनमें क्या होता है कि जो हमारे एक्सेस म्यूकस सिक्रेशन होता है, प्लस में जो हमारा एयरवे है, पैसेज जो होता है वो नैरो हो जाता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है। अगर हम इन पेशेंट्स को, अस्थमा या सीओपीडी के पेशेंट्स को हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, तो क्या होता है कि उसमें जो ऑलरेडी इनकी जो ब्रोंकस है वो कंस्ट्रिक्टेड है, और ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन होने के कारण क्या होता है, जो एयर होती है
वो बिल्कुल ही उसका जो एयर पैसेज होता है ब्लॉक हो जाता है, तो उसमें क्या करता है, लाइफ थ्रेटनिंग ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कोज कर देता है। ठीक है। अस्थमा पेशेंट लोग, इसमें क्या होता है, हमारे जो एयरवेज होते हैं वो ऑलरेडी ब्लॉक्ड होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देने के बाद क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे बीटा वन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट होते हैं हमारे पास, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे हमारे क्या इफेक्ट डालते हैं, दे आर लेस लाइकली टू इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस। जो एयरवे का रेजिस्टेंस है वो कम इंक्रीज करते हैं, देखो करते तो हैं लेकिन कम करते हैं कंपेयर टू नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। जो हमारे नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है वो ज्यादा करते हैं कंपेयर टू सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट। ठीक है। देखो ये तो थे हमारे अफेक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर, हमारे हाइपरटेंसिव सिस्टम के ऊपर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं एक बार वन बाय वन। जैसे कि हमारी फर्स्ट कैटेगरी थी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो नॉन सेलेक्टिव थी वो, यानी कि सभी रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर रही थी, सभी बीटा रिसेप्टर्स को, बीटा वन, बीटा टू एंड बीटा थ्री। ठीक है। अब ये अफेक्ट क्या डाल रही थी, जो हमारा हार्ट रेट है, मैंने आपको बताया था सेम है। देखो हार्ट रेट क्या है, डिक्रीज हो गया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होगी, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया, एबी नोड पर जो रिफ्रैक्टरी पीरियड था वो इंक्रीज हो गया, प्लस और ये क्या फैक्ट डालती है, जो हमारा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं उसको डिक्रीज कर देती हैं। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है। फिर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और ट्राइग्लिसराइड्स, इनको, इनके लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। अब ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं। ये हार्ट डिजीज, जो हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है मेनली क्या होती है, हमारे जो कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है तो क्या होता है, जो हमारा एलडीएल का लेवल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर हम बात करते हैं नॉन सेलेक्टिव इसके थेरेप्यूटिक्स यूज के बारे में। अब थेरेप्यूटिक यूज क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हार्ट में, हाइपरटेंशन में, इनमें बहुत इफेक्टिव होता है। अब इसका थेरेप्यूटिक यूज देखें तो एंजाइना पेक्टोरिस इसमें यूज होता है, हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कार्डिक एरिथमिया, फियोक्रोमोसाइटोमा, हाइपरथायरॉयडिज्म, ग्लोकोमा, ये हमारे कुछ डिजीज है जिसके अंदर इसका बीटा ब्लॉकर जो है बहुत इफेक्टिव होती हैं और एक मेजर रोल प्ले करती हैं। अगर हम बात करें जैसे कि फियोक्रोमासाइटोमा, ये क्या होते हैं, ये ट्यूमर होते हैं हमारे एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट जो कैटेगरी थी हमारी थी वो थी बीटा वन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट, जो सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन हमने डिस्कस कर ली, अब क्या हमारे पास सेकंड जनरेशन। अगर सेकंड जनरेशन की बात करें तो जो अफेक्ट है, जैसे कि नॉन सेलेक्टिव के सिमिलर इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन क्या होता है, जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है उसका जो एडवर्स इफेक्ट है, जैसे कि लाइफ थ्रेटनिंग ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कोज कर देता है नॉन सेलेक्टिव, तो वो इफेक्ट शो नहीं करेगा ये। ठीक है। थेरेप्यूटिक यूज क्या है, सेम एज नॉन सेलेक्टिव, जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस, हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जितने भी हमारे थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन जो मैंने अभी आपको बताई वो सेम है, सभी में ये इफेक्टिव है। थर्ड कैटेगरी थी हमारे पास नॉन सेलेक्टिव, जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड अब आती है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में दो कैटेगरी थी, नॉन सेलेक्टिव एंड बीटा वन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव में क्या है, जितनी भी हमारी ड्रग्स हैं सेम इफेक्ट शो करती हैं, लेकिन ये क्या करती है, यूज मेनली जो उसका यूज होता है वो क्या है, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए काम आती है। जैसे कि हमारी एक ड्रग थी इसमें कार्बेडिलोल। अब कार्बेडिलोल क्या आती है, हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट के भी काम आती है। ठीक है। लेविटोलोल, कार्बेडिलोल, ब्यूसिनडोलोल, मैंने आपको बताया था कि अल्फा बीटा ब्लॉकर्स के साथ साथ ये अल्फा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती है। ये क्या करती है, ड्यूअल इफेक्ट शो करती है, अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स दोनों को ब्लॉक करती है। लास्ट जो हमारे पास कैटेगरी थी थर्ड जनरेशन की, बीटा वन सेलेक्टिव, इसमें हमारी ड्रग है सेलिप्रोलोल और नेवियोलोल। तो ये जो हमारे थे, ये थी हमारी बीटा टू, बीटा थ्री और बीटा वन रिसेप्टर्स थे, इनको क्या थे, इनके ब्लॉकर, बीटा एंटागोनिस्ट। तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।